हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आप सभी को हम पढ़ा रहे थे फिजिक्स, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे थे। और आपका चैप्टर 1 जो है खत्म भी हो चुका था और चैप्टर 2 में जो है आपको लेक्चर 1 दे चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 2, ठीक ना। तो आपको पता है कि प्रत्येक चैप्टर में हम लेक्चर 3 लेके आ रहे हैं, 3 लेक्चर आ रहे हैं, यानी 3 क्लास में जो है आपका चैप्टर खत्म हो जा रहा है ना। आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं जो क्वेश्चन परीक्षा में जो आपके आ सकते हैं और जो पूछे गए हैं और जो पूछने वाले हैं, बस वही सब क्वेश्चंस जो आपको करवा रहे हैं। क्योंकि अब आपके एग्जाम सर पे है, नज़दीक आने वाला है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए अब आप सभी को यही सब क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा के जो है पढ़ रहे होंगे। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं। और आपको पता है कि लेक्चर 1 आपको दे चुके हैं, लेक्चर 2 अभी हम लोग करेंगे। और ये लेक्चर 3 में आपका आएगा VVIO ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आप कोई भी किताब उठा के अगर बनाते हो तो आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब कि 90% क्वेश्चन तो सोल्व ही हो जाएगा आपसे, है ना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये दोनों जो है VVI सब्जेक्टिव का क्लास कर लेते तो। क्योंकि आपको पता है कि हम सिर्फ ये नहीं बोलते कि हाँ ये ऐसे पढ़ देते हैं, जो लिखा हुआ बोलते हैं जाओ इसे याद कर लेना, नहीं, एक एक चीज आपको समझाते हैं, ठीक ना। तो चलो फिर अरे बच्चों, आपको जो ये सभी जो क्लासेस जो है बहुत सारी चीजें जो आपको बता चुके थे, ये सब देखो अच्छे तरीके से जो आपको समझा चुके थे, जो सारे इंपॉर्टेंट जो है जितना देखो डेरिवेशन करके आपको सब कुछ सामने करके दिखाते हैं ना। तो चलो हम लोग देखो यहाँ तक श्रेणी क्रम वगैरह सब जो पढ़ लिए थे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम आज भी यूज आएगा। तो कल वाला वीडियो देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज भी हम लोग यूज करेंगे। बाकी आज है हमारे पास है अगला, देखो 10वां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो देखो बोल रहा है कि किन्हीं दो कारकों को बताइए जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होती है। चालक की धारिता, धारिता मतलब समझते हैं सी, धारिता को हम लोग सी से सूचित करते हैं। और धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो फैरेड होता है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं और बोले हैं कि आपके एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप याद रखिएगा धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। चलो हाँ याद होगा। अब यहाँ पे देखो इसका जो है आपको मतलब उत्तर लिखना है। उत्तर जो लिखना है यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला लिखो। धारिता बराबर फॉर्मूला देखो हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट बटे में डी, है ना। जैसे बोला जा रहा है, जैसे हमारे पास ये दो हमारे पास प्लेट है, ठीक ना। ये प्लेट के बीचों बीच जो है हमारे परावैद्युत पदार्थ भरेंगे इसमें। ये जो प्लेट जो देख रहे हैं आप, इसमें जो हम परावैद्युत पदार्थ डालेंगे, क्या भरेंगे, परावैद्युत पदार्थ भरेंगे। अब कोई भी परावैद्युत पदार्थ हम भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं हम, है ना। अब देखो जो परावैद्युत पदार्थ हम भरेंगे, अब हमें वहां पे जो है के पता करना। जो के जो होता है ना, देखो सुनो, जो पदार्थ है जो समझो, वो के जो होता है वो धारिता के समानुपाती होता है। ये के होता है, के जो होता है वो धारिता के समानुपाती होता है। के मतलब परावैद्युतांक, के मतलब कि परावैद्युतांक, फिर से बोलते हैं के मतलब परावैद्युतांक। मतलब अब हमें जो है अधिक परावैद्युतांक प्राप्त करना तो क्या करना होगा, जैसे ही हमें अधिक परावैद्युतांक चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें जो पदार्थ जो है अधिक भरेंगे, है ना। अधिक भरेंगे, वैसा पदार्थ भरेंगे जो जिसका परावैद्युतांक पदार्थ क्या हो, अधिक हो। जिसका परावैद्युतांक वैसा पदार्थ इसमें भरेंगे हम, है ना, जिसका परावैद्युतांक जो है अधिक है। और अगर परावैद्युतांक अगर अधिक हुआ तो इसकी धारिता भी क्या होगी, अधिक होगी। इसका अगर परावैद्युतांक अधिक होगा तो इसका धारिता भी क्या होगा, अधिक होगा। उसके बाद देखो ये जो ए है, वो जो ए है वो धारिता पे निर्भर करता है। धारिता जो है ए पे निर्भर करता है, ए मतलब क्षेत्रफल, ए मतलब क्षेत्रफल। अब जो हम प्लेट जो लिए हैं, इसका क्षेत्रफल अगर छोटा है तो उसका धारिता कम रहेगा, अगर क्षेत्रफल बड़ा है तो उसका धारिता भी बड़ा रहेगा, अगर और बड़ा है तो और उसका धारिता जो है बड़ा होगा। यानी कि जितना बड़ा क्षेत्रफल हमारे पास होगा, जितना बड़ा हमारे पास एरिया होगा, उसका धारिता जो है उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो यानी कि धारिता निर्भर करता है किस पे, क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। धारिता एक और चीज पे निर्भर करता है, वो डी पे निर्भर करता है। यानी डी जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारिता जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी को क्या किया जाए, कम किया जाए। अगर इन दोनों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो आपको पता है कि अगर ये कम करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो अगर हम बीच की दूरी को कम करते हैं, यानी प्लेटों के बीच की दूरी को कम करते हैं, तो उसकी धारिता बढ़ेगी। उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हमें धारिता अधिक प्राप्त करना है, अगर हमें धारिता जो है ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको कम कर देंगे। अगर हम कम करते हैं तो वहां पे जो धारिता हमें जो प्राप्त होगी वो अधिक प्राप्त होगी। अगर हमें धारिता कम प्राप्त करना तो प्लेटों के बीच की दूरी को हम क्या करेंगे, बढ़ा सकते हैं। तो इसमें से अगर हम कोई भी चीज करेंगे ना तो क्या होगा, हमारा जो है धारिता कमेगा नहीं।
अगर मान चलो हम परावर्तन को कम आते हैं तो धारिता कम होगा, एरिया हम कम लेते हैं तो हमारा जो धारिता है वो कम होगा। अगर हम दूरी को कम करते हैं तो हमारा परावर्तनांक बढ़ेगा, लेकिन अगर ये हम दूरी को ज्यादा करते हैं तब परावर्तनांक कम जाएगा। अगर मान चलो हम इसे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो ये चीज पे निर्भर करता है, आप इसे लिख लेना, ठीक है। ये चीजें आप जो है यहाँ पे लिख लेना, इतने चीजों पे जो निर्भर करता है। बस यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट यही बोला जा रहा है कि धारिता प्रभावित होती है, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद ये तीनों चीजें आपको लिख लेना, ठीक है ना, जिससे एग्जामिनर को क्या लगेगा ना कि बच्चा जो है समझदार। आप ये फिगर भी पढ़ लेना, बच्चा समझदार है, वो हमको बता दिया कि सर सी जो है के पे निर्भर करता है, सी जो है एरिया पे निर्भर करता है, सी जो है डी पे निर्भर करता है। और इस तरीके से आप फिगर बना लेना और इस तरीके से लिख लेना। आपके एग्जाम में 2 नंबर में आएंगे, 2 नंबर आपको एग्जामिनर जो है लिख के देगा, है ना, एकदम आपको देना ही एग्जामिनर को काम है, ठीक है ना। चलो इसके बाद हमारे पास तो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव की परिभाषा दे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो आपके 10वें में भी पूछे जाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको बताने वाले हैं, इसका ये सही मात्रक भी बताने वाले हैं। बस आप लोग जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखो होता है क्या, विद्युत विभव किसे कहते हैं, हमारे पास अनंत पे, देखो ये अनंत है, अनंत से एक धनावेश को जो है ना, एक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। जैसे मान चलो ये विद्युत क्षेत्र, ये जो गोला है ये विद्युत क्षेत्र है, तो क्या हो रहा है कि अनंत से एक धनावेश को जो है ला रहा है, क्या कर रहा है, अनंत से एक धनावेश को जो लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य यानी कि जो W है, जो कार्य किया गया है उस आवेश को लाने में, उसी को हम लोग बोलते हैं विभव। उसी को क्या बोलते हैं, विभव। यानी कि आवेश को लाने में जो कार्य किया गया, कार्य जो किया गया किसको लाने में, आवेश को लाने में, उसी को हम लोग विभव बोलते हैं। यानी कि विभव बराबर, यानी कि V बराबर W/Q होता है फॉर्मूला इसका। अगर इसका बात किया जाए SI मात्रक का, इसका SI मात्रक का, तो इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। इसका SI मात्रक एक और हो जाएगा, अगर इसी हिसाब से देखें इसका SI मात्रक एक और हो जाएगा, एक और इसका SI मात्रक हो जाएगा क्या, इसका एक और W का हो जाएगा जूल, और कूलम का C का हो जाएगा कूलम, यानी कि जूल बटे हो जाएगा कूलम। तो इसका इसका दो SI मात्रक हो गया, सबसे पहला हो गया वोल्ट और दूसरा हो गया जूल बटे कूलम, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे देखो परिभाषा, आप देखो क्या बोला कि किसी धन परीक्षण आवेश को, देखो यहाँ पे परीक्षण आवेश बोला गया, अनंत से वैद्युत क्षेत्र, देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, कि किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र अनंत से जो है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत के विरुद्ध बाह्य स्रोतों द्वारा प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक मतलब एक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो इस बात को जो है आप याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका ये SI मात्रक भी याद रखिएगा, जरूरी याद रखिएगा। ये फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, V बराबर W/Q। अगर आप इसको हिंदी में लिखें तो V को बोलते हैं विभव, V को क्या बोलते हैं, विभव, V को बोलते हैं विभव। तो विभव बराबर हो जाएगा कार्य बटे में आवेश, कार्य बटे में क्या हो जाएगा, आवेश। तो आप इसे इस तरीका से भी लिख के जो है आप याद रख सकते हैं। चलो इसके बाद हमारे पास देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार जो आपके पूछे भी जा चुके हैं और पूछे की संभावना हर दम बनी हुई रहती है। देखो क्वेश्चन तो क्या बोला कि दो संधारित्रों की धारिता जो हमारे पास संधारित्र है, दो हमारे पास संधारित्र है, बोला धारिताएं C1 और C2 है, इनके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का परिपथ दर्शाना, परिपथ बनाना हमको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। दो हमारे पास धारिता जो दिया हुआ है। देखो श्रेणी क्रम में देखो क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो एक साथ इस तरीका से जुड़ा हुआ रहता है, इस तरीका से जो है श्रेणी क्रम में एक साथ जो इस तरीका से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इस तरीका से। अब इसको जो बैटरी के साथ आप जोड़ दो, यहाँ पे प्लस हो गया ये इस तरीका से, यहाँ पे चाहो तो कुंजी भी लगा दो, ये यहाँ पे माइनस हो गया। ये देखो हमारा हो गया C1 हो गया, ये हमारे पास C2 हो गया। ये देखो इसका मान चलो बैटरी का विभवांतर जो है V है, और इसमें जो धारा मतलब इसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो Q है, इसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो Q है। तो देखो ये Q जा रहा है, तो इसमें भी आवेश जो प्रवाहित होगा Q होगा, इसमें भी जो प्रवाहित होगा आवेश Q होगा, और इधर से आके जो है Q इधर चलते आ जाएगा, फिर इधर घूमते हुए चल जाएगा, है ना। ये जो इस तरीके से घूमते चल जाएगा, ठीक ना। अच्छा विभवांतर का बात किया जाए तो इसमें देखो V1 हो जाएगा, इसमें V1 होगा, इसका V2। मतलब कि श्रेणी क्रम में विभवांतर जो है यानी कि विभव जो होता है अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है। और आवेश जो है एक समान होता है। आवेश कैसा होता है, आवेश जो है एक समान होता है, आवेश जो है एक समान होता है। आप इसे याद रखिएगा, आप इसे जो है याद रखिएगा कि विभवांतर जो अलग अलग होता है और आवेश जो है समान होता है किसमें, श्रेणी क्रम में, ठीक है। अगर बात किया जाए श्रेणी क्रम में तो हो गया समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में देखो इस तरीका से देखो आप पढ़ लेना इसको,
इस तरीका से इसको देखो पार लेना। अब पारने के लिए सीखना देखो इस तरीका से, ओहो इसको इस तरीका से पार लेना अच्छे तरीके से। देखो अब यहाँ जो है बैटरी इसमें लगा दो, इसमें जो इस तरीका से जो है बैटरी आप लगा दो। यहाँ से देखो प्लस हो गया, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे चाहो तो आप कुंजे लगा दो, इस तरीका से लगा दिए। अब इसमें देखो 20 वोल्ट बैटरी जोड़ दी और इसमें धारा आवेश जो है क्यू प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पे देखो क्यू प्रवाहित होगा, इधर जाएगा ना तो आवेश जो अलग अलग हो जाता है। इधर जब जाएगा तो इधर हो जाएगा Q1, इसमें Q1 आवेश जाएगा और इसमें Q2 आएगा। यहाँ पे ये हो गया C1 और ये हो गया C2। लेकिन देखो समांतर क्रम में होता है क्या कि आवेश जो अलग अलग होता है, उसमें Q1 हो गया, इसमें Q2 हो गया, है ना। यानी C1 में Q1 हो गया और C2 में Q2 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो विभवांतर होता है यानी जो V होता है वो सेम होता है। क्या होता है यहाँ पे? सेम होता है। यहाँ पे इसमें भी V होता है और इसमें भी V होता है, दोनों में जो है V बहता है। अब जैसे ही देखो Q आवेश देखो इधर जाएगा, इधर देखो Q आवेश जा रहा है, फिर यहाँ से देखो यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है। जैसे ही यहाँ पे निकलेगा तो Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, दोनों मिलकर Q बना लेगा। इस तरीके से फिर घूमने लगेगा। तो बस यही हमें चित्र पाना था। ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम का, ये हमारे पास हो गया श्रेणी क्रम का, और ये हमारे पास हो गया समांतर क्रम का। तो इस तरीके से आपको जो इसको जो है याद रखना कि किस तरीके से पा रहे हैं, ठीक ना। कुछ है नहीं, आपको याद रखना। 10 बार 15 बार प्रैक्टिस करोगे एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। आप जब बच्चा थे तो एक बार एक दौड़ने नहीं लगे, पहले आप गुड़कते थे, वो भी दोनों घुटना पे नहीं, पेट के वाले जो मछली कैसे चलता है ऐसे, तो इस तरीके से गुड़कते थे। उसके बाद जो है आप घुटना पे गुड़कने लगे, फिर खड़ा होना स्टार्ट प्रयास करने लगे। का एक बार में खड़ा हो जाते थे नहीं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी एक बार में याद नहीं होगा। सोचिएगा एक बार में हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना, अगर एक बार में हो जाता तब तो सब विद्वान ही रहता, सब टॉफी कर जाता, है ना। चलो क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है। आपके एग्जाम में आ जाएगा तो पसीना पसीना छूट जाएगा, बोलिएगा बाप रे इतना हार्ड एग्जाम लिया, इतना हार्ड एग्जाम। क्वेश्चंस में दम नहीं है, एकदम फूक के इसका आंसर देखो मारेंगे। अगर हमारे बस पे चले तो ये इसका आंसर 1 हो गया, ये देखो 3 हो गया, और फिर इसका देखो निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर इसका निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 1 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 1। हमारे सामने आ जाए तो चुटकी बजाते एकदम बना दे हम। अब आप बोलोगे सर ऐसे कितने 2 सेकंड में ऐसे बोल दिए, 1 आ गया, फिर 3 आ गया, 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया, इस तरीके से कैसे कर दी? देखो करके बताते हैं, एकदम मजा आएगा, ठीक ना। हम इस तरीके से बताएंगे, आप कॉपी में स्टेप बाय स्टेप बनाते जाना। हमारे पास ये क्वेश्चंस जो है स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना तो बड़ा हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना, अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर में आया तो स्टेप बाय स्टेप बनाना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, नहीं तो काट देगा एग्जामिनर। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो फिर तो एकदम रगड़ देना। ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। देखो यहाँ बोला बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता, यानी समतुल्य करने का मतलब कुल धारिता हमें जो है प्राप्त करना। तो देखो आपको पता है कि समांतर क्रम कैसा, ये हो जाता है हमारे पास श्रेणी क्रम। ये हमारे पास क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है। ये हमारे पास श्रेणी क्रम होता है। समांतर क्रम में आपको पता है कि इस तरीका से होता है, समांतर क्रम में इस तरीका से होता है ना। इस तरीका से समांतर क्रम हमारे पास होता है, ठीक ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं और कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लिख देते हैं। श्रेणी क्रम का आपको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है? श्रेणी क्रम का पता है क्या कि 1/c' बराबर होता है 1/c1 प्लस में 1/c2 और प्लस में 1/c3। कुल धारिता निकालने के लिए श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर यही समांतर क्रम है, अगर यही हमारे पास समांतर क्रम है तो इसका कुल धारिता निकालने के लिए यानी तुल्य धारिता निकालने के लिए C बराबर लगाते हैं। यहाँ पे देखो डैश लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पे हटा इसको। चलो देखो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस में C2 प्लस में C3। इस तरीके से समांतर में हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलो अब देखो देखते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों तो ये वाला देखो, तो ये तीनों जो है आपको देख के बताओ हमें कि समांतर में है कि श्रेणी में। समांतर में है कि श्रेणी में? आप बोलोगे सर समांतर में, तो समांतर गलत हो जाएगा, ठीक ना। समांतर कैसे होता है? देखो अगर ये दोनों को सिर्फ पूछा जाए तब समांतर है, लेकिन अगर ये चीज को देखा जाए तो समांतर नहीं है। ये देखो समांतर नहीं है, क्योंकि देखो ये जो है, ये तीनों जो है एक ही तार से जुड़ा हुआ, नहीं एक ही तार से जुड़ा हुआ। आप देखो ये तीनों जो है एक ही तार से जुड़ा हुआ, तो ये हमारे पास समांतर क्रम नहीं मतलब श्रेणी क्रम है, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ एक ही तार में जुड़ा हुआ। तो वो तीनों समझो कि इस तरीका से, कैसे? इस तरीका से देखो ये तीनों जो है इस तरीका से
ठीक ना। और इसका भी 3 माइक्रो फैराड है, इसका भी 3 माइक्रो फैराड है, इसका भी 3 माइक्रो फैराड है। तो अगर श्रेणी क्रम में हम निकालते हैं तो 1/c बराबर क्या होता है 1/c1, 1/c2 और 1/c3। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1/3 प्लस में 1/3 और प्लस में 1/3। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3, ऊपर में आ जाएगा 1 + 1 + 1, तो ऊपर में आ जाएगा 3 और नीचे में 3, काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि c बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। c बराबर कितना आ जाएगा 1। यानी कि आपको ये चीज समझ में आया है बच्चों कि जब वो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ और तीनों को अगर हम तुल्य पारी ये तीनों का तुल्य धारिता निकालेंगे तो ये तीनों का हमारे पास 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो हमारे पास देखो नया जो फिगर बनेगा तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक ना, इसमें टाइम लगेगा। आप हमें टाइम तो क्योंकि आपको जो अच्छे तरीके से हम बताने वाले हैं यहाँ पे इस तरीका से हम कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये वाला तो 3 खत्म हो गया, ये तीनों मिलके हमारे पास 1 बच गया। तो यहाँ पे देखो ये आ गया 3 माइक्रो फैराड है, यहाँ पे आ गया ये 3 माइक्रो फैराड है। एक बात तो है कि एक बार में दिमाग में आपके एकदम सेट कर देंगे, एक बार में एकदम सेट कर देंगे कैसे बनाए जो। तो ये दोनों देखो लिख दिए, ये दोनों देखो लिख दिए, ये तीनों के बदले हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो हम लिख देंगे इस तरीका से, ये हमारे पास आ गया 1, ठीक ना। ये हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। अब इधर देखो पारेंगे, इधर देखो पारेंगे इस तरीका से। तो आप देखो यहाँ पे जब 1 आया है तो यहाँ पे भी देखो 2 हमारे पास बचा हुआ है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास देखो 2 आएगा, ये वाला ये आएगा कितना 2 माइक्रो फैराड है, ये आएगा ना 2 माइक्रो फैराड है। यहाँ पे आ जाएगा 2 माइक्रो फैराड। इसको थोड़ा और लंबा करके लिख दो ताकि अच्छा रहे, हमारा जगह नहीं मिल रहा। 1 मिनट यार, ये आ गया हमारे पास 2 माइक्रो फैराड है, ये आ गया हमारे पास 2 माइक्रो फैराड है। ये कितना आया था 1 माइक्रो फैराड आया तीनों मिलकर, ठीक ना। और यहाँ पे देखो ये आ गया हमारे पास, इधर भी आ गया, ये आ गया हमारे पास 1, तो ये भी आ गया 3 माइक्रो फैराड है, ये भी आ गया 3 माइक्रो फैराड है, हो गया ना। तो ये देखो वो दोनों पार दिए, ये दोनों पार दिए। अच्छा ये वाला भी बचा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 माइक्रो फैराड है, ये आ गया 2 माइक्रो फैराड है ना। अब आप देखो अगर ये दोनों का बात किया जाए तो ये दोनों आपको किस में दिख रहा है, ये दोनों का बात किया जाए तो ये दोनों बोलिएगा सर कि ये दोनों तो समांतर क्रम में दिख रहा है, ये वाला अलग है ये अलग है। अब समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में क्या जाएगा c1 + c2, 2 को है तो जोड़ देंगे ना, तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे हम 3, यानी कि ये वाला हिस्सा जो खत्म हो जाएगा यहाँ पे जुट क्या जाएगा कितना 3। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो फिगर अगर पाएंगे देखो ये वाला देखो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ये 3 माइक्रो फैराड। यहाँ पे तो पहले से था 3 माइक्रो फैराड, यहाँ पे भी पहले से था 3 माइक्रो फैराड। अब यहाँ पे भी देखो लाइन इस तरीके से पारेंगे, अब यहाँ पे भी इस तरीका से पारेंगे, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो अभी देखो ये वाला ये मतलब इसके जगह आ गया 3 माइक्रो फैराड, ये जुड़ा था, अभी ये तो बचा हुआ ना, तो ये यहाँ पे बचा हुआ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 माइक्रो फैराड, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइक्रो फैराड, हो गया ना। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे देखो बी लिख देते हैं। अब इसके बाद देखो आपको अगर आप फिर ये तीनों को देखो, अच्छा यहाँ पे 3 माइक्रो फैराड नहीं लिखे ना, 3 माइक्रो फैराड और ये हो गया 3 माइक्रो फैराड। अगर आप ये चीज देखो कि ये फिर तीनों चीज को देखो तो आपको फिर 3 दिख रहा है, इसका मतलब फिर से ये 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था उसी तरीका से तो है। तो यहाँ पे देखो ये फिर से 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये फिर से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम पारते हैं, है ना, यहाँ पे देखो अगर हम पारते हैं इस तरीका से, अगर यहाँ पे हम देखो पारते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा देखो कितना, ये हमारे पास हो जाएगा देखो b हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया b, और यहाँ से आ जाएगा ये देखो आ जाएगा 3 माइक्रो, और यहाँ ये तीनों मिलकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास, ये तीनों मिलकर हमारे पास आ जाएगा 1। ये तीनों मिलकर आ जाएगा हमारे पास कितना 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड, ये बचेगा 3 माइक्रो फैराड। आप देख लो अच्छे तरीके से समझ लो, कहीं कंफ्यूजन ना हो। देखो ये वाला 3 माइक्रो फैराड लिखते हैं, ये वाला 3 माइक्रो फैराड लिखते हैं, ये वाला देखो बच रहा 2 माइक्रो फैराड है, जो कि हम यहाँ पे देखो अभी हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 माइक्रो फैराड है, यहाँ पे देखो इधर ही लिख देते हैं, ठीक ना, 2 माइक्रो फैराड। अब आप देखो वही चीज बचा ना, ये बचा ये बचा ये तीनों बचा, और ये तीनों के बदले में हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब देखो फिर से देखो वो तो ये वाला समांतर क्रम में लग रहा है, दोनों अलग अलग लग रहा है, तो फिर से इसे देखो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे c1 + c2,
तो जब ये दोनों को लगाएंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, जुड़ के आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसके जगह पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके जगह पे कितना आ जाएगा, 3। हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं, ठीक ना, हम स्लाइड यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, देखो यहाँ पे करते हैं, ठीक ना, इस तरीका से। देखो ये हमारे पास आ गया बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारे पास ए, ये हमारे पास आ गया ए, और ये आ गया 3 माइक्रोफैराड, ये भी आ गया 3 माइक्रोफैराड। अब आपको पता कि ये फिर से तीनों जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा, है ना। टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैराड का आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। कैसे आया समझ गए ना, कि ये तीनों देखो एक ही तार में जुड़ा है, ये तीनों एक ही तार में जुड़ा हुआ है, एक ही तार में जुड़े हुए के कारण जैसे शुरू में हम लोग ये तीनों को लेके एक लाए थे, उसी तरीका से आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा ये 1 आ जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में आए तो इस तरीका से बनाना, ना कि डायरेक्ट आंसर हमको 1 लिख देना, है ना, ना कि डायरेक्ट हमको आंसर जो है 1 लिख देना। तो कैसे कैसे करके बनाना, उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा कि किस तरीका से जो आपको बनाना है। तो इस तरीका से फिगर बाय फिगर आपको जो है अच्छे तरीके से इस तरीका से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि नहीं बच्चा जो है समझदार है, बच्चा जो है पढ़ने वाला है, तभी तो इतना अच्छा से लिखा है ना। तो इस तरीका से जो है आपको लिखना है, ठीक ना। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन सब आ रहा था, समविभवी पृष्ठ से आप क्या समझते हो। देखो समविभवी पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है ना बच्चों, ऑब्जेक्टिव में अभी आपसे पूछा जाता है कि समविभवी पृष्ठ के बीच, समविभवी पृष्ठ के 2 बिंदुओं के बीच कितना कार्य किया जाता है ना। समविभवी पृष्ठ में 2 बिंदुओं के बीच, यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच कितना कार्य किया जाता है, या फिर विभवांतर कितना होता है। तो कार्य भी 0 किया जाता है और विभवांतर भी 0 होता है। क्यों होता है जो बताते हैं, लेकिन पहले आपको ये बता दिए कि कैसे मतलब ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है। 2 नंबर में भी पूछ सकता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। फिर से बताते कैसे पूछेगा कि समविभवी पृष्ठ में 2 बिंदुओं के बीच कितना कार्य किया जाता है, तो आंसर होगा आपका 0। समविभवी पृष्ठ के बीच विभवांतर कितना होता है, तो बोलिएगा 0। ठीक, कैसे देखो समझे, समविभवी पृष्ठ एक ऐसा सतह होता है, एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके अंदर कोई भी बिंदु में, कोई भी 2 बिंदु हो, सभी बिंदु पे जो विभव होता है वो समान होता है। जैसे इस पे भी मान चलो 5 वोल्ट है, इस पे भी मान चलो 5 वोल्ट है ना। अब दोनों को देखो समान है, तो कार्य भी कितना किया जाएगा, 0 किया जाएगा। अगर हमसे W पूछा जाए तो W भी कितना होगा, 0। यहाँ से यहाँ ले जाने में ये वाला चीज को अगर यहाँ तक लेके जाते हैं तो कार्य कितना किया जाएगा, 0 किया जाएगा। कितना किया जाएगा, 0 किया जाएगा। तो कार्य भी हमारा 0। अगर विभवांतर पूछे, विभवांतर मतलब कि अंतर, विभवांतर यानी विभव का अंतर, विभवांतर मतलब विभव का अंतर। तो अंतर कितना होगा आप बताओ। अगर सब जगह विभव जो है समान ही है, यहाँ पे भी उतना ही विभव है, उतना भी विभव यहाँ भी, सब जगह जो विभव का मान समान है, सब जगह 5 ही मान के चलो है, तो सब जगह अगर कहीं पे भी अगर हम विभव का अंतर निकालेंगे तो सब जगह क्या जाएगा, 5 5 आ जाएगा। अब अंतर है तो अंतर घटाव करेंगे तो हमारा विभवांतर भी कितना आएगा, 0। यानी कि हमारे पास विभवांतर भी कितना आएगा, 0। विभवांतर भी कितना, भी मतलब विभवांतर, भी मतलब क्या, विभवांतर। और कार्य भी किया जाता है W, यानी W जो है 0 किया जाता है, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि समविभवी पृष्ठ जैसे पूछे आप ध्यान में रखिएगा कि अच्छा समविभवी पृष्ठ जो है एक ऐसा पृष्ठ है जहाँ पे कार्य जो है 0 किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो आप मन में ही सोचिएगा, बोलिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है विभव का जो मान है वो हर एक जगह समान होता है। अगर एक जगह 10 है तो सब जगह 10 10 10 10 10 10 सब जगह रहेगा। अगर एक जगह 20 वोल्ट है तो सब जगह 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट रहेगा। इस तरीका से रहता है। तो इसका मतलब अगर हमसे विभवांतर भी पूछेगा, विभवांतर मतलब कि विभव में अंतर, तब विभव में अंतर कितना होगा, 0 हो जाएगा। अगर कार्य भी किया जाता है, कार्य भी W किया जाता है, यानी कि 0 किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो याद रखना, आप इसका उत्तर देखो लिख लेना कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर, है ना, प्रत्येक बिंदु पर लिखिएगा, पर विभव प्रत्येक विभव पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान विभव पर हो, है ना, प्रत्येक बिंदु पर मान विभव, कुछ और लिखा गया। देखो हम अपने मन से देखो लिख देते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर हो, इस तरीका से लिया, विभव का मान बराबर हो, समविभवी पृष्ठ कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि समविभवी पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कितना होगा, विभवांतर 0 होता है। विभवांतर कितना होता है,
शून्य होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। आपसे यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन जो है बनेगा, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला तो आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा, जो कि ऐसे ही देगा, समद्विवीय पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से इस तरीके से फिगर पाड़ के बता देना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए क्या ऑब्जेक्टिव में, तो आप ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना लीजिए। तो 3 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं। चलिए इसके बाद हमारे पास देखो अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक है, है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखो इस तरीके से मान चलो यहाँ पे हमारे पास एक आवेश है जो कि माइनस में है, एक आवेश हमारे पास जो कि प्लस में है, इसके बीचों बीच से जो हम यहाँ पे जो हमसे पूछा जा रहा है कि विभव, यानी कि पी बिंदु पर हमारा विभव कितना होगा, पी बिंदु पर हमारे विभव कितना का मान चलो यहाँ से एंगल जो थीटा बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है एल है ना, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी समझो कि एल है, और इसके बीच की यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आर है। तो हमसे विभव पूछा जा रहा था, विभव बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा P cos थीटा बटे में आर स्क्वायर। ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक ना। आप इसे जो है याद रखिएगा, आप इसे जो है याद रखिएगा, कितना कितना हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा P cos थीटा बटे में आर स्क्वायर। जब भी इस तरीका से दे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए, आपके ये 2 नंबर में देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से, ठीक ना। 2 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अगर 2 नंबर में नहीं पूछा तो ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप देखिएगा कि जो भी ऑप्शन में ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है एकदम वहीं पे मारना है। क्या होता है, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे में आर स्क्वायर, P cos थीटा बटे में आर स्क्वायर। इस तरीके से जो है आपको याद रखना है। चलो 16वां नंबर क्वेश्चन, कि संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व का सूत्र बताइए। बस यहाँ पे जो है हमें एकदम अच्छे तरीके से सूत्र को लिख देना, बस हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हमसे ऊर्जा घनत्व ना संधारित्र में संचित ऊर्जा, जो संधारित्र में जो ऊर्जा जो संचित होती है, जो स्टोर होता है, उसका फॉर्मूला बोल रहा है, यानी कि ऊर्जा घनत्व का हमें सिंपल में यहाँ पे फॉर्मूला बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ऊर्जा घनत्व का, ऊर्जा घनत्व का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो होता है आपको, ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। ये होता है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है। इसे आपको डायरेक्ट याद रखिएगा, और आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि संधारित्र के लिए, है ना, संधारित्र के लिए संचित ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। तो बताइएगा ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जहाँ इस तरीके से अगर 2 नंबर में है तो सिर्फ यहाँ पे ये ऐसे ही नहीं लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा जहाँ एप्सिलॉन नॉट, पहले ई के बारे में जान लेते हैं। जहाँ ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बोलो या विद्युत बोलो, है ना, विद्युत ही लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहाँ ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा वही चीज विद्युत क्षेत्र, वैद्युत निर्वात की वैद्युतशीलता होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, निर्वात की, एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता होता है, यानी विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता हो जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का मान भी लिख दीजिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 फैरेड प्रति मीटर हो जाता है। इतना आप लिख दीजिएगा। आपके एग्जामिनर जो है जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो 2 नंबर आपके सीधा सीधे चुपचाप एकदम बैठा देंगे, ठीक ना। लेकिन अगर एक बात बताएं, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप ये चीज याद रखिएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट देगा ना तो यही क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है ना, या फिर निम्नलिखित शुरू में लगाएगा कि निम्नलिखित में संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व का सूत्र कौन है। अब 4 ऑप्शंस दिया रहेगा तो यही हो सकता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कोई भी हो सकता है। 4 ऑप्शंस आपको घुमा घुमा दे दिया जाएगा, 1/4 दे दिया जाएगा, या फिर दे दिया जाएगा इस तरीका से, है ना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा, इस तरीका से डायरेक्ट कर देगा। तो आपको याद रखना, देखो क्वेश्चंस पे जो हम फोकस करते हैं ना, जिस क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं उसे आप इंपॉर्टेंट मान के चलना और उसे अच्छे तरीके से पढ़ना। चलो इसके बाद देखो अगला है आपका, है अगला, देखो ये जो हाथ से लिख के लाए हैं, देखो क्या क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या चीज पूछा जा रहा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी यू को परिभाषित करे तथा 2 बिंदु आवेशों से बने निकाय के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक भी बताए, है ना, व्यंजक भी पूछ रहा है।
तो सबसे पहले तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। स्थिति ऊर्जा का हमसे परिभाषा पूछा, देखो वैद्युत स्थिति ऊर्जा को बोला, देखो इसका आप उत्तर में लिख रहे हैं कि अनंत से दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर निकट लाकर रखने में जो कार्य करना पड़ता है, मतलब मान चलो ये अनंत है, ये अनंत है, इधर अनंत है, इधर अनंत है। मान चलो इधर से देखो एक प्लस क्यू आवेश को ला रहे हैं, एक इधर से प्लस क्यू आवेश को ला रहे हैं, तो मान चलो एक जगह ला के रख रहे हैं, एक जगह क्या कर रहे हैं, एक जगह आवेशों को दोनों को ला के रख रहे हैं। तो अनंत से एक जगह ला के रखने में जो कार्य करना पड़ता है ना, जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वो जो कार्य किया गया वही कार्य ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है, मतलब क्या स्टोर हो जाता है। वही जो कार्य जो अनंत से दोनों आवेशों को जो लेके आ रहा है, वही जो लाने में जो किया गया कार्य है, वही कार्य जो है क्या हो जाता है, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, यानी कि संचित हो जाता है, जिसे निकाय का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए निकाय की स्थितिज ऊर्जा की क्या होता है, ठीक ना। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या इसके बाद कि दो बिंदु आवेशों से निकाय से बने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। देखो जैसे मान चलो दो हमारे पास एक वस्तु है, एक हमारे पास प्लस क्यू है और एक हमारे पास एक और जो है प्लस क्यू ही, मान चलो इस तरीका से, मान चलो Q1 है ये और ये Q2 है, बीच की दूरी R है। तो इसका जो है स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा, इसका जो स्थितिज हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 और बटे में R² हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपको देखने में लग रहा होगा कि एकदम पूरा कूलॉम का नियम है। हाँ जी, कूलॉम का नियम का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया गया, ठीक ना। इसे आप याद रखना, जब भी आपसे पूछे जाए कि क्या पूछा जाए कि दो बिंदु आवेशों से बना निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो आप चुपचाप से ये फॉर्मूला याद रखना। देखो ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जब ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो बच्चे लोग को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता और वो इस क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं। देखो इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा कि एक एक चीज को आपको रटना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये समझने वाली चीज नहीं, आपको ये रटने वाली है, तो आप इसे रटो ना, जितना आप इसे रट सकते हो आपके लिए उतना ही फायदा होने वाला है। तो एकदम आप रट जाओ, आपको तो कुछ समझा देते हैं ना, हो सकता है हम ये सोचते हैं कि आपको याद भी ना करने आए, इसलिए हम समझा देते हैं। आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा दो बिंदु आवेशों के निकाय से बने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, तो याद रखिएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R², ठीक ना। चलो इसके बाद हमारे पास देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो 18वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके प्लेटों के बीच की मोटाई का परावैद्युत रखने पर संधारित्र का व्यंजक प्राप्त करें। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच मोटाई का परावैद्युतांक रखने पर, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है ये, है ना। यहाँ पे यहाँ मोटाई जो दिया हुआ होगा, मोटाई इसका दिया हुआ होगा, मोटाई T मान लेते हैं, मोटाई क्या T, यहाँ पे T दिया हुआ होगा, T छूट गया है ना। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच मोटाई T का परावैद्युत रखने पर धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। जैसे धारिता यानी कि C का जो हमें व्यंजक प्राप्त करना, अगर हम इसमें T मोटाई वाला चीज और रखते हैं, T मोटाई का चीज और रखते हैं, तो वो सबसे पहले इसका जो धारिता का जो फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे में क्या होता है, D होता है, बटे में क्या होता है, इतना तो फॉर्मूला आपको पता है। लेकिन इसको T मोटाई वाला जो है परावैद्युत रख रहा है इसमें, है ना, इसमें रख रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये हो जाता है D माइनस T और प्लस में हो जाएगा T प्लस में K। आप इसे डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट जो है आप इसे याद रखो, क्या रखो, आप इसे याद रखो, जब भी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच T मोटाई का, है ना, T मोटाई का, यहाँ पे T पहले लिख दो, के बीच T मोटाई का, T इस तरीके से T मोटाई का परावैद्युत रखने पर धारिता का व्यंजक जो होता है, फॉर्मूला जो होता है याद रखिएगा, धारिता को हम लोग C से बोलते हैं, C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे में जाएगा D माइनस T प्लस में T बटे K। जहां इसके नीचे लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं जहां क्या है, जहां देखो हमारे पास देखो D क्या है, D है, तो D है क्या हो जाएगा, तो प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों की बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगा हमारा ये D। और इसके बाद हमारा देखो A क्या है, A हमारा देखो A हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, A हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, और उसके बाद T क्या हो जाएगा, T हमारे पास मोटाई हो जाएगा, T हमारे पास क्या हो जाएगा, मोटाई हो जाएगा। इस तरीके से जो आप इसे लिख लेना है, इसे क्या करना है, T लिख लेना है, ठीक ना। अच्छा एक यहाँ पे K और आया, देखो K भी आया, तो K हमारे पास क्या हो जाएगा, K हमारा जो हो जाएगा ये परावैद्युतांक हो जाएगा, परावैद्युतांक,
ये हमारा जो कि है ये हमारा पैरावदुतांक हो जाएगा। इस तरीके से जो आप इसे याद रखना, ठीक ना। ये सब देखो डायरेक्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्यंजक पूछा जा रहा है, यानी फॉर्मूला पूछ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, इसमें कोई झंझट वाली करने बात नहीं। ये फॉर्मूला ही सोच रहे होंगे सर सिर्फ फॉर्मूला लिखने का 2 नंबर दे देगा, ये फॉर्मूला आपको लग रहा है, पता है कितना हार्ड लग रहा है, देखने में नहीं लग रहा है। चलो इसके बाद देखो आपको है अगला 19वां नंबर की सवाल कि संधारित्रों के 2 उपयोग लिखे। संधारित्र के 2 उपयोग लिखना, लेकिन आपको देखो रहे हो उत्तर में देखो 3 उपयोग लिखा हुआ, आप तीनों याद रखना, हो सकता है एक भुला दो तो 2 तो याद रहेगा ना। सबसे पहला देखो उपयोग है क्या कि आवेशों को संचय करने में संधारित्र का उपयोग जो किया जाता है, संधारित्र का जो उपयोग किया जाता है वो आवेशों को संचय करके रखने में, संचय मतलब कि स्टोर करके रखने में। जैसे आवेशों को क्या करता है, जो संधारित्र जो आवेशों को स्टोर करके रखता है यानी जमा करके रखता है, जिसे हम लोग बोलते हैं संचय करना, ठीक ना। तो पहला इसका काम यही है, यानी उपयोग यही है संधारित्र का कि जो है आवेशों को जो है स्टोर करके रखता है, यानी संचय करके रखता है, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि ये ऊर्जा को भी स्टोर करके रखता है, संधारित्र जो है वो ऊर्जा को भी स्टोर करके रखता है। तीसरा देखो या इसका काम ये है कि ये जो है वैद्युत उपकरणों में काम आ जाता है। जैसे देखो वैद्युत उपकरणों में आता है, जैसे टीवी हो गया, है ना, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, ये सब में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। ये चीज आप याद रखिए। चलो इसके बाद आपका देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन देखो वान डे ग्राफ जल्दी एग्जाम आपके पूछता नहीं है, और ये ना भी पूछने का बनता है क्योंकि ये सिलेबस जो है हट चुका है, लेकिन फिर भी जो है बता दे रहे हैं ताकि अगर क्वेश्चन मान चलो रिपीट भी कर दे, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप क्वेश्चन छोड़ो नहीं, और नहीं तो अगर थोड़ा सा पढ़ भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा थोड़ा नहीं कि 2 लाइन का 2.5 लाइन का क्वेश्चन है, पढ़ लोगे तो खिया थोड़ा जाओगे, 4-5 kg घट थोड़ा ना जाओगे, नहीं ना, तो पढ़ लो। देखो तो ये वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग देखो लिखिए, इसका डायरेक्ट आप याद रखना, ज्यादा कुछ इसमें करेंगे नहीं। सबसे सिंपल बात इसमें आपको याद रखने वाली क्या बात है कि वान डे ग्राफ जनित्र है ना का उपयोग कुछ मिलियन वोल्ट है ना, कुछ मिलियन वोल्ट का उच्च विभव उत्पन्न कर आवेशित कणों को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। मतलब कि वान डे ग्राफ जनित्र का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्यों, ताकि उससे जो है ना वोल्ट जो प्राप्त हो, उच्च वोल्ट तो प्राप्त हो, 1 मिलियन, सोच रहे हो कितना वोल्टेज जो है इससे प्राप्त होता है, तो इससे अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए जो है वान डे जनित्र ग्राफ का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे जो है याद रखना, वान डे ग्राफ जनित्र, ठीक ना। बस इतना सा ही इसमें याद रखना, और कुछ है नहीं। तो देखो ये था आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम करवा चुके हैं, जितना भी एक इस चैप्टर में बन सकता था। अच्छा देखो अभी 5 नंबर वाला हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक ना। आप बोलोगे सर ये सब तो 2 नंबर वाला, हाँ 2 नंबर वाला, अभी हम 5 नंबर वाला नहीं करवा रहे। 5 नंबर मात्र आपको 20 क्वेश्चंस करवाएंगे, 20 क्वेश्चंस करवाएंगे 5 नंबर वाला, 20 क्वेश्चंस करवाएंगे 5 नंबर वाला, एक एक करके एकदम लाएंगे अच्छा से, एक एक वीडियो में 2-2 क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें 10 वीडियो आपको मिलेगा 5 नंबर वाला। और वो अच्छे तरीके से देखो एक वीडियो में 2 क्वेश्चंस लेके आएंगे। एक क्वेश्चन पे अगर हम मान चलो मिनिमम 25 मिनट भी समय दिए, 2 क्वेश्चन में कितना होगा 50 मिनट, लेकिन 2 क्वेश्चन जो बताएंगे ना वो आपको क्लास में ही याद करवाने की गारंटी लेंगे, ठीक ना एकदम। अब 20 क्वेश्चन अगर दे दिए ना तो आपका 5 नंबर वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वो पढ़ाया जाता है यहाँ पे एकदम सही तरीके से, ठीक ना। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी नहीं, क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चंस भी पढ़ाना, क्योंकि थ्योरी सिर्फ पढ़ के बच्चों लोग को पता भी नहीं चलता कि कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन उसको क्वेश्चंस भी चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछता है, वो सब यहाँ पे आपको